माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ये बात नहीं जानते कि जब तक वो प्रावधान खत्म नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून को अंतिम अथॉरिटी है जस्टिफाई करने की कि ये संवैधानिक है कि नहीं संवैधानिक। इस समय रिजिजू साहब चुप है, धनखड़ साहब ने रिजिजू साहब की जगह ले ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो अगर कुछ कहेंगे तो उनकी उस तरह आलोचना नहीं हो सकती जिस तरह कानून मंत्री की होती है, क्योंकि कानून मंत्री सीधे जनप्रतिनिधि हैं और ये संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये अपने पद का एक प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं। ये रिजिजू साहब ने शुरू किया था नवंबर से। जी जी। जब ये हो गया था कि चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, लगातार कॉलेजियम को लेके, एनएजेसी को लेके वो जो है वो न्यायपालिका पर हमला करते रहे और कहीं ना कहीं आपके न्यायिक मंच से इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट से आता रहा और जस्टिस कौल के यहाँ तो एक इस पर मुकदमा भी चल रहा है जिसमें कौल साहब ने लगातार यहाँ तक कहा कि भाई आप जो है अपने जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं, उनको ये बात बता भी दीजिएगा। इस पर भी धनखड़ साहब को आपत्ति थी कि कोर्ट ने कैसे कहा। वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, तो उनको सरकार से कहें कि भाई आप इस पर कोई वैकल्पिक कानून क्यों नहीं आते, केवल हवा में प्रॉक्सी वार करने से ठीक हो जाएगा मामला। या इसको जो है वो अगर आप बदलना चाहते हैं तो जो है क्या कहते हैं, आप उसके लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे कि जो है अब हम ये चाहते हैं और उस पर विचार विमर्श करेंगे। पहले आप जुडिशरी से आप विचार विमर्श कीजिए, व्यापक प्रस्ताव तैयार कीजिए और जब आम सहमति हो जाए तब उसको कानून बनाइए। क्या भारत गणराज्य के उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक समीक्षा का अधिकार वापस ले लिया जाए? जब चंद्रचूड़ जब से चीफ जस्टिस बने हैं, सरकार के कई कोनों से ताबड़तोड़ जुडिशरी पर कई तरह की बौछार हो रही है और इस बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट की ओर से बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, संसद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से नाराज दिखते हैं और क्या है पूरा मामला, इस पे चर्चा करूंगा क्योंकि संविधान में सबके अधिकार क्षेत्र, अधिकार और कर्तव्य डिफाइंड है। फिर ये जो बीच बीच में बवाल उठता है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब जुड़े हैं और आप जानते हैं कि इनकी पैनी और तीखी नजर इस तरह के मामलों पर होती है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मामला कब का है, क्या हुआ, क्यों ऐसी जरूरत आ पड़ी। वाइस प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वहां बैठ के ये बात कह रहे हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। सर नमस्ते। नमस्ते सर जी। देखिए सर, ये रिजिजू साहब ने शुरू किया था नवंबर से। जी जी। जब ये हो गया था कि चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, लगातार कॉलेजियम को लेके, एनएजेसी को लेके वो जो है वो न्यायपालिका पर हमला करते रहे और कहीं ना कहीं आपके न्यायिक मंच से इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट से आता रहा और जस्टिस कौल के यहाँ तो एक इस पर मुकदमा भी चल रहा है जिसमें कौल साहब ने लगातार यहाँ तक कहा कि भाई आप जो है अपने जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं, उनको ये बात बता भी दीजिएगा। इस पर भी धनखड़ साहब को आपत्ति थी कि कोर्ट ने कैसे कहा। दरअसल धनखड़ साहब ने इस समय, रिजिजू साहब चुप है, धनखड़ साहब ने रिजिजू साहब की जगह ले ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो अगर कुछ कहेंगे तो उनकी उस तरह आलोचना नहीं हो सकती जिस तरह कानून मंत्री की होती है, क्योंकि कानून मंत्री सीधे जनप्रतिनिधि हैं और ये संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये अपने पद का एक प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं। उनको ये सब अच्छा। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। वो अगर हम्म। वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, तो उनको सरकार से कहें कि भाई आप इस पर कोई वैकल्पिक कानून क्यों नहीं आते, केवल हवा में प्रॉक्सी वार करने से ठीक हो जाएगा मामला। या इसको जो है वो अगर आप बदलना चाहते हैं तो जो है क्या कहते हैं,
आप उसके लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे कि जो है अब हम ये चाहते हैं और उस पर विचार विमर्श करेंगे। पहले आप जुडिशरी से आप विचार विमर्श कीजिए, व्यापक प्रस्ताव तैयार कीजिए, और जब आम सहमति हो जाए तब उसको कानून बनाइए, तब तो ये लागू होगा। और नहीं तो जो देश का कानून है कि जो सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दे देता है वो अंतिम माना जाता है। अब यहाँ सवाल इस बात का है कि प्रोफेसर रतन लाल, जेपी सिंह और लोगों को मालूम है कि संविधान की व्यवस्था क्या है। जो रोज नियम रूल बुक से जो राज्यसभा का संचालन करते हैं, उपसभापति का एक दायित्व राज्यसभा के सभापति के रूप में भी है। जो राज्यसभा का संचालन करते हैं वो जब नहीं रहते तो वहां उपसभापति संचालन करते हैं। उपसभापति अगर कभी दोनों लोग नहीं रहे तो एक पैनल होता है, उस पैनल में से जो वरिष्ठ आपके क्या कहते हैं सांसद होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, वो संचालन करते हैं। अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि राज्यसभा की कुर्सी पर संचालन करने वाले व्यक्ति के रूप में अगर उपसभापति, सभापति, उपसभापति या पैनल के कोई सभापति बैठे हों और उन्होंने मतलब इस तरह का किया हो कि जो सदन की मर्यादा को धूल धूसरित कर रहा हो या उस कुर्सी की मर्यादा को धूल धूसरित कर रहा हो। अभी तक ऐसा दृष्टांत आजादी के बाद से आज तक देखने को नहीं मिला। तो इन परिस्थितियों में जब वो रूल बुक रोज देखते हैं तो क्या उनको संविधान नहीं देखना चाहिए? जब वो कहते हैं कि जो है न्यायपालिका ने पूरा जो है वो कैप्चर कर लिया है और सुप्रीम को उसकी संसद की सुपरमेसी को खत्म कर दिया है, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा तभी कानून माना जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कोई कानून बनता है तो लागू होता है, लागू होने के बाद जो उससे प्रभावित होते हैं वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसको चैलेंज करते हैं उसकी संवैधानिकता को, कि संविधान के इस प्रावधान के तहत ये कानून का ये प्रावधान असंवैधानिक है या पूरी तरह असंवैधानिक है, कानून ये बन ही नहीं सकता कानून, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करता है। सुप्रीम कोर्ट कानून पर कभी सुओ मोटो विचार नहीं करता। वो एनएजेसी का मामला अलग है क्योंकि उसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट पार्टी थी या वो प्रभावित हो रही थी। नहीं तो बाकी जो कानून बनते हैं उस कानून में अगर कोई चैलेंज करता है, वरना 10-10 साल 15-15 साल बाद चैलेंज होता है जब कोई प्रभावित होता है किसी धारा से। तो जैसे आईटी एक्ट बना और अभी जो है कुछ साल पहले उसमें हुआ तो उसको भी सरकार आपके क्या कहते हैं उसने प्रसारित नहीं किया, फिर से मामला गया तो पता चला कि तो 7 साल पहले जो जजमेंट दिया था अभी तक लागू नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने जब कर्रा किया तब जाकर के सारे जगह पर वो भेजा गया कि साहब आईटी एक्ट की जो है 66 धारा संभवतः या 67 ये मतलब निरस्त कर दी गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, जैसे एनएजेसी का मामला था, तो उसमें फिर कोई चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट विचार करता है। ऐसा नहीं कि जो आपकी क्या कहते हैं जो कानून बनता है वो कानून पास होता है और राष्ट्रपति के दस्तखत से लागू होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के बाद लागू होता है, ऐसा नहीं है। वो लागू हो जाता है लेकिन अगर कोई प्रभावित पक्ष है तो वो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद जो है क्या कहते हैं वो उस पर फिर दोनों पार्टी की बहस होती है, फिर वो कोर्ट निर्णय देता है कि संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। एक तो पोजीशन ये है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि ये संविधान की संरक्षक है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको जो है समीक्षा करने का जो भी कानून बनेगा उसको जो है उसकी संवैधानिक कसौटी पर समीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। ये उसके तमाम प्रावधानों में है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये क्या मैं जानता हूं, आप जानते हैं, ये क्या माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ये बात नहीं जानते कि जब तक वो प्रावधान खत्म नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून को अंतिम अथॉरिटी है जस्टिफाई करने की कि ये संवैधानिक है कि नहीं संवैधानिक। जी तो एक बात तो ये उन्होंने कही, तो इससे लगता है जैसे कि वो चाहते हैं कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया जाए और जो कुछ भी कहे पार्लियामेंट उसको सही मान लिया जाए। यहां मैं संविधान का जब निर्माण हुआ था उसकी ओर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संविधान सभा बैठी थी 47 में, देश आजाद हुआ, संविधान सभा बैठी थी बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। संविधान के एक एक
बिंदु को बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया और एक एक बिंदु पर बहस हुआ, बहुत सी चीजें ली गई, बहुत सी चीजें संशोधित की गई, बहुत आपस में अंतर विरोध भी उतरा, तो जाके संविधान तैयार हुआ। और फिर उस संविधान को जब 26 जनवरी को लागू किया गया 1950 को, उसके बाद से संविधान लागू हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर जो है वो आपके क्या कहते हैं संसद बनी, संसद का चुनाव हुआ। तो मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ कि संसद ने संविधान बनाया था कि संविधान सभा ने संविधान बनाया था? अगर आपको संविधान में प्रॉब्लम है और आपकी जो है इतनी जो है क्या कहते हैं मतलब सत्ता है कि आप कुछ भी पास वहां करा सकते हैं, तो बजाय संविधान संशोधन या आप जो है गैर संवैधानिक कानून जो बनाने जा रहे हैं, उसकी जगह आप संविधान सभा का नया गठन करके नया संविधान बना दीजिए। और उस समय का संविधान कोई कांग्रेस का संविधान नहीं था, उसमें सभी लोग शामिल थे, सभी जितने स्टेक होल्डर हो सकते थे वो सभी शामिल थे, सभी का विचार था, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, सभी थे। और बाबा साहब तो स्वयं जो है वो क्या कहते हैं एक प्रकार से दलितों के जो है वो क्या कहते हैं प्रतिनिधि के रूप में स्वयं थे, आपसे बता रहे, और वही मुख्य सूत्रधार थे। अब सवाल इस बात का है कि जब आप चाहते हैं कि संविधान आप सोच रहे हैं कि मतलब अच्छा, मजे की बात यह है एनएजेसी के अलावा इन्होंने कोई संविधान संशोधन नहीं किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये पिछले 8 साल से इनकी सरकार लगातार बिना संविधान संशोधन के गैर संवैधानिक कार्य कर रही है। अच्छा, आप देखिए यूएपीए, पीएमएलए एक्ट, ये सब जो है वो आपका क्या कहते हैं मनी बिल के रूप में सब पास करा दिया गया, उसमें जो वो प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी तक यही डिसाइड नहीं है कि मनी बिल वाला जो है संविधान पीठ कब सुनेगी, जबकि वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि उसको पहले सुनना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर आपके पास बहुमत है, अगर जैसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक संज्ञा साहब की एक कमेटी शो कार्ड बनाई थी, जबकि इसमें बाकायदे जब नए सिरे से अगर आप संविधान लिखवाना चाहते हैं तो नए सिरे से संविधान सभा आपको बनानी पड़ेगी। अब इसमें एक जो है जजमेंट और बहुत महत्वपूर्ण है, सच पूछिए तो जिसने भारत में आज तक इस रूप में संविधान को बने रहने दिया है, वो 1973 का केशवानंद भारती से संबंधित जजमेंट है। केशवानंद भारती केरल के शंकराचार्य माने जाते हैं और उनकी बड़ी इज्जत है, उनका मठ है केरल में, उनके मठ की काफी जमीनें एक्वायर हो गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट में मुकदमा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, कई चीजों को और उन्होंने चैलेंज किया, जो इंदिरा गांधी को नागवार गुजर रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी सोचती थी कि वो जो जमीन अधिग्रहण ये सब करके, क्योंकि जो भी सरकार में रहता है यही सब सोचता है कि इससे हम लोगों का वेलफेयर करेंगे, वो उनकी राय नहीं लेता कि इससे वेलफेयर होगा कि वेलफेयर नहीं होगा। आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं आंदोलन हो रहा है कि साहब यहाँ ताप जो है वो क्या कहते हैं बिजली घर मत बनाइए, मतलब हाँ वो ताप बिजली घर मत बनाइए। कहीं आंदोलन होता है कि यहाँ पन बिजली मत बनाइए, कहीं आंदोलन होता है कि यहाँ आप नदी को बांधिए मत, वरना इससे आगे बहुत विनाश होगा। आपने टिहरी में देखा होगा कि कितने लोगों ने जो है उसके लिए आंदोलन किया, पेड़ों में चिपक गए, घरों में चिपक गए, इसके बावजूद बना, और ये मानते हुए बना कि जबकि काउंटर वो था कि जो टिहरी बांध बनेगा वो चूंकि वहां आसपास मिट्टी के पहाड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये धंस सकता है, ये डूब सकता है। 2011 से 2011 से रेवती रमन सिंह जो इलाहाबाद से राज्यसभा के सांसद सपा से थे, उन्होंने राज्यसभा में लगातार ये बात उठाई, 2011 में उठाई, 13 में उठाई, और अभी 21-22 मार्च 2022 में, क्योंकि वो जून में रिटायर होने वाले थे, तो आखिरी सत्र था जिसको अटेंड कर रहे थे, उसके बाद फिर वो जून में रिटायर हो जाते, कोई फिर जुलाई में सत्र होता तो भाग नहीं लेते, उसमें तक उन्होंने उठाया कि जो अंधाधुंध बांधा जा रहा है आपके क्या कहते हैं उत्तराखंड में, ये बहुत विनाशकारी है। और ये इसमें उन्होंने बाकायदे आंकड़े दिए, और आंकड़े दे के उन्होंने कहा कि साहब ये जो है धंस सकता है, ये जो है वो बह सकता है, ये ग्लेशियर पर स्थित है, लेकिन इसको भी सरकार ने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया 2011 से। मैंने गंगा प्रदूषण पर भी कहा उन्होंने, और 2022 वाले में उन्होंने तो यहां तक कहा कि 23 बांध और विचाराधीन है बनाने के लिए उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में अगर तीर्थ यात्रा नहीं होती
हम्म। तो आमदनी का जो आय का जो जरिया है हम्म। वो कोई खास नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का सेव जो होता है वो बहुत ही हल्के क्वालिटी का होता है, वो हिमाचल और कश्मीर के बराबर का सेव नहीं है। उत्तरांचल में हम्म। इस तरह का कोई जो है औद्योगिक वो नहीं है जो कि लगे कि बहुत यूनिक चीज ये कोई प्रोडक्शन करते हैं। उत्तरांचल में, उत्तराखंड में इतना कोई हस्तशिल्प का मामला नहीं है कि हस्तशिल्प से उनकी जो है कोई जो है मतलब किसी दिशा में आय हो सकती है। उन्होंने बिजली को अपने आय का साधन बनाया कि बांध बनाओ और पन बिजली का उत्पादन करो और पन बिजली को बाकी प्रदेशों को बेचो। उसी के तहत उनके यहाँ अंधाधुंध बांध जो है बन रहा है, और उसका परिणाम आप अभी जोशीमठ में देख रहे हैं। तो केशवानंद भारती केस के बारे में भी इन्होंने कहा, आपके धनखड़ साहब ने। अभी हम्म। जयपुर में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने भी कहा कि क्या हम लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, कोई अगर हमसे पूछता है तो इस सवाल का जवाब देना मुझे मुश्किल होता है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद के पास संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसका नहीं बदल सकते। हम्म। एक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और जो मूल अधिकार है ये इसी तरह रहेंगे, और वो ये लगातार इसमें जुड़ता जा रहा है कि क्या क्या चीज आप नहीं बदल सकते। ये भी मैं बाद में बता रहा हूं। तो सवाल इस बात का है कि केशवानंद भारती का केस जो है उसने संविधान में अंधाधुंध मनमाने संशोधन को रोक दिया है। आज जो हम हम्म। देख रहे हैं संविधान हमारा, जो हम जिसके आधार पर अभी भी इतने अघोषित इमरजेंसी में हमारे पास जो है वो एक जो है क्या कहते हैं न्याय के आंगन में संघर्ष करने का जो एक मतलब अधिकार है, वो केशवानंद भारती केस के ही कारण है। आज की जो सरकार बनी है, अगर केशवानंद भारती केस ना होता और उसमें जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था नहीं दी होती, तो इतना ज्यादा परिवर्तन हो चुका होता कि हो सकता है कि आज ये बीजेपी की सरकार जो 8 साल से है इस सत्ता में ही नहीं आती। इतनी व्यवस्था में परिवर्तन हो चुका होता। और यही नहीं, ये 1973 का मामला है। 1975 में जब आपके सुपरसीड करके ए एन रे को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया था, जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके, तो उन्होंने इस पर पुनर्विचार का जो है प्रयास किया था सरकार के इशारे पर, क्योंकि सरकार के यस मैन चीफ जस्टिस बने थे, आउट ऑफ द वे बने थे। तो ये जब 1975 में हुआ था तो उसमें नानी पालकी वाला से लेके जो है तमाम और बड़े वकीलों ने इतना विरोध किया था कि अंत में सुप्रीम कोर्ट को जो सुओ मोटो उन्होंने उस पर पुनर्विचार का विचार किया था उसको त्यागना पड़ा, मैंने वो ड्राफ्ट करना पड़ा, आपसे बता रहे हैं। तो ये केशवानंद भारती केस है। तो अब इसको भी जो है धनखड़ साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया कि संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता, मैंने प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है और आपके क्या कहते हैं जो मूल अधिकार हैं इन सबको नहीं बदला जा सकता, तो इस पर भी उनको आपत्ति है। तो कहां ले जाना चाहते हैं वो? हम्म। और फिर जो संविधान में लिखा हुआ है उसको निगेट करके उनके कहने से सुप्रीम कोर्ट समीक्षा बंद कर देगा, या इसके लिए हम्म। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? क्यों नहीं वो सरकार से कहते कि संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट को पंगु कर दो, कह दो कि खाली तुम जो है वो शादी ब्याह जीवन मरण यही सब फैसला करो, और उसमें भी कोई टेनी की के लड़के का मामला आ जाए तो उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं नियम कानून मत लगाओ, उसको जो है वो समरी ट्रायल करके छोड़ दो, मनमाना कर दो। आप जी खुद जी देख रहे जी। होंगे कि विपक्ष के नेता पीएमएलए में बंद हो रहे हैं, विपक्ष के नेता यूपी में उसमें आपके बंद हो रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ उस एक्ट में, तो उनको जो है जमानत मिलने में कितना टाइम लग रहा है, और इनके आप ये देखिए, एक आदमी सिद्दीक कप्पन को जेल इन्होंने भेज दिया, कहा जाओ हाई कोर्ट से में जाओ, हाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना, और आपका उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में रात में 12 बजे सुना था, अर्णव गोस्वामी का। अभी जस्टिस गोपाल गौड़ा ने इसका उदाहरण भी दिया। अब देखिए आप, चंदा कोचर गिरफ्तार हुई, तुरंत कोर्ट को पता चल गया कि साहब ये इनको जो है गिरफ्तारी इनकी गलत है, जो प्रावधानों का पालन नहीं हुआ, वो चंदा कोचर और उनके हस्बैंड को छोड़ दिया, आईसीआई वाली इतने बड़े घोटालेबाज को। आपका जो है अनिल अंबानी के खिलाफ आईटी ने जो है नोटिस दिया, उसको जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है रोक दिया
कि साहब वो आप जो है पुराने रेट्रोस्पेक्टिव उसमें जो है मतलब अनिल अंबानी को मतलब नोटिस का जवाब भी नहीं देने दिया। काले धन के 400 करोड़ का काला धन का मामला 720 करोड़ इनका स्विस बैंक में जमा है, उसमें 400 करोड़ के आसपास को आईटी ने नोटिस दिया था इनको। तो अब आप जो लोग सक्षम है, जो अमीर है, ऐसे ही आरोप लगता है कि जो है अदालत अमीरों के लिए चल रही है और गरीबों का न्याय नहीं हो रहा है, वहां इस तरह आपने जो है मतलब उसमें रोक दिया। आपसे बता रहे अभी आपके कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मंथा साहब जज हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को कह दिया कि इनके खिलाफ अब कोई नया मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको जो है हाई कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उस पर वकीलों ने 3 दिन प्रदर्शन किया, उनके कार्यालय का बहिष्कार किया। बाद में बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। कहा गया कि साहब यही तृणमूल कांग्रेस वाले वकील हैं, तो तृणमूल कांग्रेस वाले वकीलों ने अगर अदालत का इस तरह गलत किया तो जजेस साहब ने कैसे इस तरह का एक आदेश दे दिया कि भाई आगे इनके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज होगा। मतलब क्या, अगर वो मर्डर करते हैं तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कोई मर्डर कर दे, मतलब इस तरह का वेग ऑर्डर दिया जा सकता है? ये कानून के उस शासन में कहीं दिखाई पड़ता है आपको? जी। तो सवाल इस बात का है कि अब धनखड़ साहब इस मैदान में कूद गए हैं, उनकी जगह ले लिए इन्होंने, और वो केशवानंद भारती जिसकी वजह से संविधान बचा। तो हम ये पूछना चाहते हैं धनखड़ साहब से कि इसका मतलब इंदिरा गांधी अगर वो अपनी मनमानी करती तो ठीक था। केशवानंद भारती केस ने जो बचा दिया, जिसकी वजह से आप उपराष्ट्रपति बन गए आज और आपकी बीजेपी की सरकार बन गई, वो सरकार ही अस्तित्व में नहीं आती अगर वो जो है क्या कहते हैं केशवानंद भारती का केस नहीं हुआ होता। तो ये सब सर स्थिति है। इसलिए अब हम आपसे क्या कहें, केशवानंद भारती में केरल के शंकराचार्य के नाम से मशहूर 79 वर्षीय केशवानंद भारती का भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में जो योगदान है वह न्यायिक इतिहास के पन्ने में दर्ज है। संविधान के रक्षक माने जाने वाले केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय भारतीय इतिहास की वह तारीख है जिसके बारे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज हमारा संविधान जीवित है तो सिर्फ इसकी वजह से, वरना इमरजेंसी में इतने परिवर्तन होते कि उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के उनकी पार्टी के अलावा कोई सरकार ही नहीं आती। आपसे बता, तो केशवानंद भारती केस की वजह से संविधान अभी सुरक्षित है। जी, उसमें जो व्यवस्था दिया उन्होंने, क्योंकि जो मनमाना इन्होंने उसमें जो है संशोधन करना शुरू किया, सब पर चेक लग गया। आपसे बता दें जी, अमूमन 13 सदस्यीय संविधान पीठ थी सर, और पहली बार 13 सदस्यीय संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी, और हालांकि उसने 6 और 7 के बहुमत से दिया था, 7 लोगों का ये फैसला था, तो बहुमत का फैसला लागू होता है। लेकिन उसके बाद से आज तक 13 सदस्यों की संविधान पीठ नहीं बैठी। 11 सदस्यों की बैठी, 9 सदस्यों की बैठी, लेकिन 13 सदस्यों की जो है वो क्या कहते हैं नहीं बैठी। आपसे बता रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था इस निर्णय से कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, यानी इस फैसले पर सरकार अपनी संख्या बल के आधार पर मनमानी नहीं कर पाएगी, उस पर रोक लग गई। केशवानंद भारती के मामले के चलते ही संसद और न्यायपालिका के बीच में जो संतुलन बना वो आज तक कायम है। और आपने देखा कि इसमें एस.आर. बोम्मई का केस जो आया था, जिसमें परिभाषित हुआ था कि जो है क्या कहते हैं सदन के फ्लोर पर बहुमत का फैसला होना चाहिए, राज्यपाल के दरवाजे पर नहीं। ये इसी फैसले के कारण संभव हुआ था। आपसे बता जी जी जी। तो आखिर वो तनाव खींचातान जारी है, लेकिन अमूमन संवैधानिक पद पे जो लोग व्यक्ति बैठते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जी जी, उनसे ऐसे टिप्पणी की उम्मीद नहीं होती। नहीं, उनको होता है कि वो पार्टी से ऊपर हैं। और फिर अगर आप संविधान के कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट संविधान में लिखा हुआ है, आप उसके बारे में इस तरह अगर गैर कानूनी या गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप अपने पद की गरिमा जो है को देखिए कि आपके पद की गरिमा धूमिल हो रही है जब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद की सर्वोच्चता। अरे संसद की सर्वोच्चता है ही नहीं है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन जो कानून बनाएगा वो संविधान के दायरे में बनाएगा, ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। तो इसको देखेगा कौन? इसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या देखिए, न्यायपालिका को नियंत्रण में लेने की हड़बड़ी है क्या?
अब आप देखिए, संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें यह है कि संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली। मतलब सोचिए, संसदीय प्रणाली पर आप राष्ट्रपति प्रणाली नहीं लगा सकते, ये भी जान लीजिए आप इस बात को। ये जो है केशवानंद भारती ने इसके ऊपर रोक दिया, वरना साहब तो बहुत दिन से हवा चला रहे हैं कि जो संसदीय प्रणाली में बना दिया जाए। और जो बहस करते हैं हमारे मित्र, वो भी नहीं जानते कि आप इसको बना ही नहीं सकते जब तक संविधान नहीं बदलेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा मूल अधिकार है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, आम लोगों की पहुंच, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। इसमें आप कोई जो है क्या कहते हैं परिवर्तन जो है क्या कहते हैं नहीं कर सकते। जी, जब तक कि आप पूरे संविधान को आमूल चूल परिवर्तन न करें। और उसके लिए आपको संविधान सभा बनानी पड़ेगी। आप प्रशासनिक आदेश से या अध्यादेश से ऐसा नहीं कर सकते, जैसा कि आमतौर पर सरकारें करती हैं कि ताकि कोई जवाबदेही न रहे और जनता के बीच में ये न जाए कि साहब हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज की डेट में अगर ये नया संविधान, आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान क्यों नहीं लागू किया, संगमा साहब से बनवा रहे थे? क्योंकि वो जानते थे, जो आईबी की जो रिपोर्ट थी कि इससे जो है लोगों में बहुत रिएक्शन है। और जो 2004 में वो हारे, उसमें एक जो है नया संविधान भी था, कहाँ चला गया वो संविधान जो संगमा साहब बना रहे थे? जी, साइनिंग इंडिया के बावजूद जो है। तो सवाल इस बात का है कि इन्होंने देखा कि रिजिजू साहब की बड़ी आलोचना हो रही थी, उनको पीछे करके धनखड़ साहब को आगे कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट को तो नहीं कुछ कहेगी ना, अब धनखड़ साहब जो बोलते हैं, गाइडेड मिसाइल है, जहां से गाइडेड हो जाएंगे मिसाइल दाग देंगे वहां, चाहे वो मिसाइल जो है दागने लायक हो या ना हो। वो अपनी गरिमा घटा रहे हैं सर। जी जी जी, शुक्रिया सर। और बहुत ही आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज दी है कि केशवानंद भारती केस की वजह से संविधान अभी भी सुरक्षित है, बचा हुआ है। दोस्तों। जेपी सिंह साहब हैं और बगैर रिसर्च के बोलते नहीं है, नई नई बातें बोलते हैं और तरीके से समझाते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर।